हेलो गाइस, मेरा नाम है अब्दुल रज़्ज़ाक अमानी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न टू नो वर्ल्ड में। और दोस्तों, आज ये मेरा सेकंड लेक्चर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पे, और जिसमें हम कवर करेंगे दो दो सब टॉपिक्स। जैसे दूसरा है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और तीसरा जो उसका जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में जो सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसे कवर करेंगे। ठीक है। और जो इसका पहला लेक्चर है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिन्होंने वो नहीं देखा है और वो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन जो इसमें है, उसमें जो है एक बस बैकग्राउंड, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आप देख रहे होंगे, अगर एनसीईआरटी आप लेके बैठे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि उसमें सिर्फ 6 स्टेप्स का जिक्र किया हुआ है जो ज़रूरी है एक सीड को एक बड़े पेड़ में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। और वो स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। और दूसरा स्टेप है वो है सोइंग। ठीक। तीसरा स्टेप जो है वो है एडिंग मैन्योर, एंड फर्टिलाइजर। ठीक। चौथा जो है वो है इरिगेशन। पांचवा जो है वो है काटना, जैसे काटने को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। और आखिरी जो स्टेप है छठा, वो है स्टोरेज। ठीक है। तो चलिए इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इन डिटेल जो है आपको आगे पढ़ना है। जैसे आज हम इसको कवर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को, तो इसमें आपको बताएंगे कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। मतलब प्रिपेयर करने का कि एक जो ज़मीन आप जो देख रहे हैं, है ना, एक प्लॉट है, उसको आप एक बीज जो है वहाँ पे जर्मिनेट कर सके, वो प्लांट में कन्वर्ट हो सके एक दिन। तो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट्स को आप कैसे पूरा पूरा करेंगे, उस सॉइल से आप क्या निकालेंगे कि उस जो अनडिजायर्ड चीज़ें उन्हें कैसे निकालना है ना, सॉइल को कैसे नमी देना है, कैसे उसे ढीला करना है, ये सब कुछ हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको कवर करनी होगी, वो है टर्निंग जो आपको देखना है, और एक है लूजनिंग। ठीक है। यही दो चीज जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम कवर करेंगे आगे। ठीक है। फिर दूसरा है सोइंग। सोइंग मतलब बीज बोना। भाई, आपने एक फील्ड है उसे तैयार कर दिया। ठीक है। उसे तैयार कर दिया तो उसमें बीज डालिएगा आप, तो आपने बीज डाल दिया। ठीक है। बीज डालने के बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फिर हमें खाद और खाद भी डालना होगा, तो आपने खाद भी डाल दिया। तो वो तीसरा स्टेप है जो हम आगे अभी पढ़ेंगे अच्छे से। चौथा फिर स्टेप है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई। फिर आपको पानी देना होगा, उसमें कितना पानी देना है ना, कौन सी सॉइल है, अरे सॉरी, कौन सा बीज है, किस चीज का पौधा है, तो उसके हिसाब से उसकी पानी की जरूरत को समझना होगा। ठीक है। कि वो कौन सा बीज है, उसे कितना पानी चाहिए। ठीक है। वो इरिगेशन में कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद टॉपिक आएगा अगला, वो है हार्वेस्टिंग। जब आपकी सारी फसल, जब आपने सब कुछ कर दिया जो एक प्लांट को चाहिए, तो फिर उसके बाद अब आपको फल का इंतजार होगा कि भाई हमने इतना सब कुछ मेहनत किया, तो उसके बदले में हमें मिलेगा क्या। तो फल काटने का एक दिन वक्त आएगा। ठीक है। तो उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है। जो आपने बोआ था, उससे आपको क्या मिला, क्या गेन हुआ, तो उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। कि आप जाके जो फसल काटेंगे उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। फिर काटी हुई जो फसल है वह थोड़ी सी तो है नहीं, एक बहुत बड़ा प्लॉट है, बहुत बड़ी मात्रा में आपने फसल को उगाया, एक प्लांट को उगाया। जैसा कि मैंने आपको क्रॉप और प्लांट के बीच में डिफरेंस बताया था पहली वाली वीडियो में। जिसने पहली वीडियो ना देखी हो प्लीज उसे जाके देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है। तो एक प्लांट और एक क्रॉप के बीच में क्या डिफरेंस होता है कि प्लांट जो होता है एक सिंगल, एक बहुत बड़ा प्लॉट है, और उस बड़े प्लॉट में बस एक पौधा जो है उसे हम प्लांट कहते हैं। और जब एक उसी बड़े प्लॉट में एक ही तरह के पौधे जब लगातार आपको देखने को मिले, तो वो प्लांट जो है वो क्रॉप में बदल जाता है। ठीक है। वो क्रॉप में बदल जाता है। तो अब इस इतनी बड़ी तादाद जो आपने बड़े स्केल पे उगाया हुआ है इस प्लांट को, किसी भी प्लांट को, चाहे वो राइस हो, चाहे वो गेहूं हो, कुछ भी हो, तो उसे आपको स्टोर भी करना होगा। तो वो स्टोर वाला है पोर्शन, वो हम स्टोरेज वाले सब टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है। तो यही चीज इसमें बेसिकली लिखी हुई थी। और जो वो बॉक्स है जिसमें वो पहेली और बूझो वाला जो नाटक चलता है, वो है वो बोल रहा है, वाई पैडी कांट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। मतलब कि वो पूछ रहा है कि जो
चावल जो पैडी होती है, पैडी जो क्रॉप होती है, पैडी क्रॉप मतलब सॉयल राइस की खेती को कहते हैं, चावल की, तो वो विंटर सीजन में क्यों नहीं हो सकती है? तो उसके जवाब पहेली जो है तुरंत देती है कि इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि पैडी क्रॉप जो होती है, जो चावल होती है, उसे पानी की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। जितना ज़्यादा पानी रहेगा उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। तो पानी अगर नहीं मिलेगा तो वो प्लांट, वो जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगी। तो विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में आपको पानी नहीं मिलेगा, और ना ही गर्मी के सीजन में, वो सिर्फ बरसाती सीजन में मिल सकता है। इसीलिए कौन सी क्रॉप हुई, खरीफ क्रॉप हुई, ठीक है। जैसे कि पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रबी क्रॉप क्या होती है, खरीफ क्रॉप क्या होती है, तो उसमें खरीफ के एग्जाम्पल में हमने पैडी का जिक्र किया था, ठीक है। और जो रबी होती है क्रॉप, उसमें हमने वीट का जिक्र किया था। वो वीट, जो गेहूं होता है वो रबी क्रॉप होती है, और जो चावल होता है वो खरीफ क्रॉप होती है, ठीक है। तो ये हम समझ गए। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना जो आज का टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। सो पहला जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। कि जैसे आपको कोई भी एक बीज है और उस बीज से आपको एक प्रोडक्ट चाहिए एक फसल के रूप में, तो उसे गेन करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे, और उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो कौन सा है, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो आइए देखते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहता ये है कि अब जैसे कोई एक प्लॉट है, एक खाली जमीन है, और आपको ये भी पता है कि वहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ है, फर्टाइल है ना। लेकिन फिर भी आपको उस फील्ड को तैयार करना होगा। कैसे तैयार करना होगा, कि जैसे कि बहुत दिनों से एक खाली जमीन पड़ी हुई है, तो वहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत सूख गई होगी, है ना। वो मिट्टी सूख गई होगी, उसमें बहुत बड़े बड़े या छोटे छोटे साइज के, हर साइज के पत्थर भी होंगे वहाँ पे। तो उन चीज़ों की वजह से पेड़ को उगने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, ये सारी रेस्ट्रिक्शन है उसके लिए। तो इन रेस्ट्रिक्शंस को हमें अलग करना होगा, मतलब हमें उस फील्ड से उन चीज़ों को बाहर करना होगा जिसकी ज़रूरत नहीं है, या वो चीज़ ऐड करनी होगी जिसकी ज़रूरत है, जो वहाँ नहीं है ना। तो हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बीज को उसके अंदर डालना है। तो उसी को कहा जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और इसमें अभी हम आगे चलिए अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है कि प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो ये तो हो ही गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। और इस प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम में से एक इम्पोर्टेंट काम ये है कि हमें सॉइल को टर्न करना होगा और उसे लूज करना होगा, ठीक है। अब ये दो चीज यहाँ पे सामने आई है, वो ये है कि एक तो आपको टर्न करना होगा, सॉइल को, और एक दूसरा है वो है लूज करना होगा। टर्न मतलब पलटना होगा, और लूज मतलब ढीला करना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इन दोनों चीज से क्या फायदा होता है। तो क्या है, इसमें लिखा है दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। देखिए, लूज करने से क्या होगा, टर्न की बात अभी यानी की है इसने, ढीला लूज करने की बात की, कि लूज करने से क्या फायदा होगा। तो लूज करने से दोस्तों फायदा ये होगा कि जो रूट्स हैं वो रूट्स आसानी से बहुत नीचे तक जा सकेंगे। देखिए, नीचे जाने से मतलब ये होता है कि अब जैसे ये एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ आपने बीज बोया हुआ है, और इस बीज का जर्मिनेशन हो गया है, और जर्मिनेशन होने के बाद स्टॉक जो होती है, एक जो मेन स्टेम होती है, वो बाहर निकल चुकी है, और इसकी जो जड़ें हैं वो भी अंदर बढ़ रही हैं, ठीक है। तो एक ये कंडीशन है कि जो जड़ है वो यहाँ तक सीमित है, और एक दूसरा बीज है मान लीजिए, और यहाँ की मिट्टी मान लीजिए कि थोड़ी सी जो है वो टाइट है, लूज नहीं है, टाइट है, और एक यहाँ की मिट्टी है जो लूज है। तो यहाँ की रूट्स जो है वो ज्यादा डीप तक जाएंगी, बहुत अंदर तक जाएंगी, ठीक है, बहुत अंदर तक जाएंगी। तो इससे फायदा ये होगा कि मान लीजिए कि अगर कोई विंड है, कोई मतलब बहुत तेज हवा है और वो चल रही है, तो इस पेड़ को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि इसकी जो रूट्स है वो बहुत अंदर तक गई हुई है, तो जिसकी वजह से इसका जो पकड़ है, जो एक सॉइल के साथ जो इसकी जो वो पकड़ है वो बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से ये जो ऊपर का हिस्सा है, जो ये पूरा एक प्लांट है, वो आसानी से गिरेगा नहीं। लेकिन ये वाले केस में क्या होगा कि यहाँ पे तो इतना एरिया बस कवर हो रहा है ना, यहाँ तो सिर्फ सॉइल के अंदर जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इतना एरिया कवर हो रहा है, और इसके ग्राउंड के ऊपर से बहुत ज्यादा एक लार्ज मास जो है वो खड़ा है पेड़। ठीक है, तो जब इसके ऊपर हवा एक्ट करेगी तो उसकी वजह से होगा क्या कि ये प्लांट जो है वो आसानी से गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो बेस है वो मजबूत नहीं है, इसका बेस काफी अंदर तक नहीं गया है। ठीक है, तो इसलिए सॉइल का लूज होना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको बहुत बड़े पेड़ को गिरने से, आंधी तूफान से बचाना है, तो उसके लिए आपको जड़ों को बहुत डीप, बहुत अंदर तक ले जाना होगा। ठीक है, तो जड़ें जितनी अंदर रहेंगी पेड़ उतना महफूज रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और दूसरा ये है कि आपको मजबूती भी चाहिए, और मजबूती के लिए आप चाह रहे हैं कि रूट्स जो है वो हमारी बहुत अंदर तक पेनिट्रेट करें। ठीक है, तो आपने ये करा दिया। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये आएगी कि अब प्लांट को वो ब्रीथिंग, ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना, रेस्पिरेशन भी होता है प्लांट में, तो उसे ऑक्सीजन भी चाहिए, उसे एयर भी चाहिए। तो सॉइल लूज होने से क्या होता है? सॉइल लूज होने से ये भी होता है कि जो जब सॉइल लूज रहेगी तो उसके बीच में जैसे मान लीजिए कि मैं बना देता हूँ, यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स हैं और ये काफी लूज हैं। ठीक है, लूज होने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत दूर दूर है नजदीक ही, लेकिन उनके बीच में काफी सारी स्पेस है। तो उन स्पेस के थ्रू जो जो ये सराउंडिंग, जो ऊपर एटमॉस्फेयर में जो हवा है, जो एयर है, वो आसानी से नीचे तक पहुंचेगी। और जब यहाँ मान लीजिए कि कोई स्पेस ही नहीं है ना, सॉइल लूज नहीं है, लूज तभी होगी जब आप वहाँ पानी डालेंगे थोड़ा सा उसमें, है ना, तो पानी रहेगा तो उसकी वजह से सॉइल थोड़ी लूज रहेगी। तो लूज रहेगी तो वहां पे स्पेस रहेगा तो वहां स्पेस है, तो जाहिर है कि वहां वैक्यूम तो हो नहीं सकता। तो जितनी भी एयर जो है, जो जो अंदर तक जा सकती है, वो एयर वहां पे चली जाएगी। तो इसकी वजह से प्लांट को सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Why does the loosening of soil allows the root to breathe easily? तो इसका आंसर मैंने बता दिया कि क्यों लूजनिंग ऑफ सॉइल की मदद से, क्यों लूजनिंग ऑफ सॉइल इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग के लिए। तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक यहाँ पे एयर स्पेस ही नहीं रहेगा तब तक प्लांट जो है वो आसानी से ब्रीथ कर ही नहीं सकता, और लूजनिंग ऑफ सॉइल की वजह से एयर स्पेस बन जाता है, इसकी वजह से उन्हें सांस लेने में आसानी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The loosened soil helps in the growth of earthworm and microbes present in the air. कह रहा है कि जो लूजन सॉइल होती है, जो जहाँ पे जो सॉइल जो लूज होती है वहाँ पे माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म, जिन्हें हम फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, कौन? अर्थवॉर्म, वो वहाँ पे आसानी से पैदा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन है, वहाँ पे वैसी सारी कंडीशंस हैं जो एक अर्थवॉर्म को जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो वहाँ पे अर्थवॉर्म आसानी से जो है वो मिल जाएंगे आपको। तो अर्थवॉर्म करते क्या है कि अर्थवॉर्म जो है कि सॉइल को और फिर से सॉइल को और लूज करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, these organisms are friends of farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it। ठीक है, ये साथ में एक और भी काम करते हैं, जैसे अर्थवॉर्म, ये ह्यूमस भी प्रोवाइड कराते हैं। क्यों? कैसे ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं? देखिए कि ये अर्थवॉर्म है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आप समझ जाएं। ठीक है, ये एक अर्थवॉर्म है। ठीक, और ये अर्थवॉर्म सॉइल में है मौजूद। तो देखिए जब ये सॉइल में रहता है या कहीं या ऊपरी सरफेस पे या अंदर, तो इसे जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ये जो रेस्पिरेशन को फॉलो करता है वो होती है स्किन रेस्पिरेशन। स्किन रेस्पिरेशन मतलब त्वचा रेस्पिरेशन। जैसे स्किन रेस्पिरेशन कहने का मतलब ये हुआ कि इसे जब ऑक्सीजन लेना होता है या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना होता है, तो क्या होता है कि ये अपने स्किन के थ्रू
रेस्पिरेशन करता है, मतलब इसकी स्किन जो होती है वही इसके लिए लंग्स की तरह काम करती है। जैसे हम लोग का लंग्स अंदर है बॉडी के, इसका ऊपर ही क्या कह सकते, मतलब लंग्स नहीं है वो ये स्किन एक जरिया है। जैसे हम लोग के लिए लंग्स चाहिए सांस लेने के लिए, और इसके लिए स्किन ही काफी, इसलिए स्किन से ही रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो और इसी के और प्लस ये हो गया जिसकी वजह से नमी हो सकती है। और दूसरी एक बात ये कि कुदरत ने ऐसा बनाया है क्योंकि इसे भाई सॉइल के अंदर रहना है, सॉइल को पेनिट्रेट करना है, ठीक है। तो जब तक सॉइल थोड़ी सी गीली नहीं रहेगी वो पेनिट्रेशन आसानी से ये नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसके अंदर खुद एक मैकेनिज्म है कि ये थोड़ा सा ह्यूमस अपने पास थोड़ी नमी अपने पास रखता है अपनी बॉडी। इसकी स्किन जो होती है आपने देखा होगा बड़ी, मतलब जो है उस पर पानी जैसा कुछ लगा रहता है, जिससे जिससे ये इसको पेनिट्रेट करने में, सॉइल पेनिट्रेट करने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से लूजनिंग में काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए फार्मर्स का इन्हें बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। अब है यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, सॉरी कहाँ थे, these organisms are friends of farmers since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why the soil needs to be turned and loosened? ठीक है। अब फिर से यहाँ अब देखिए लूजनिंग की तो सारी बात हो गई कि क्यों जरूरी है। अब दूसरी चीज जो हमने कहा था वो है टर्न। अब इसे देखते हैं कि ये क्यों जरूरी है। अब देखते हैं टर्निंग क्यों जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन एडिशन dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plant. ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा है कि टर्निंग को कैसे समझा जाए, कि टर्निंग क्यों जरूरी है। टर्निंग क्यों जरूरी है, तो देखिए ये कह रहा है कि जैसे हम लोग जानते हैं, यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस, कि जैसे जो हमारी सॉइल है, जो हमारी सॉइल है, इस सॉइल में काफ़ी सारे मिनरल्स, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स पहले से उपलब्ध हैं, पहले से इसमें मौजूद हैं, ठीक है। प्लस जो एनिमल, जो प्लांट्स जो मर जाते हैं, है ना, जो मर जाते हैं तो वो भी इसी मिट्टी में जो है दफन हो जाते हैं, इसी मिट्टी में दब जाते हैं। तो उस प्लांट, उस एनिमल से का डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, ठीक है। वो सड़ने लगते हैं, माइक्रोब्स जो है उन्हें डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उनसे भी जो हमें ऑर्गेनिक मैटर और जो भी उनसे हमें रिक्वायर्ड एसेंशियल मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिल रहा है वो भी ऑलरेडी जो है वो उस सॉइल में मौजूद रहता है, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों को, और प्लांट्स की जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एक प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए, मिनरल, एयर, ये सारी चीज़ें उसे चाहिए। तो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी उसे चाहिए होता है जो कि वो अपने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसीलिए क्या, अब जैसे क्या है, ये कह रहा है सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ। मतलब समझिए सिंपल सा कि जैसे एक ये बहुत बड़ा, मैं एक वो ले लेता हूँ, मतलब ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड सरफेस है और बहुत काफी डीप तक मैंने बना दिया है, ठीक है। मान लीजिए कि 50 मीटर है, 50 मीटर अंदर तक जमीन पे, ठीक है। तो कह ये रहा है कि कुछ ही हिस्सा जो होता है ऊपर का, जैसे मान लीजिए ये इतना सिर्फ पार्ट, सिर्फ ये इतना पोर्शन जो है यही सपोर्ट करता है लाइफ को, ठीक है। मान लीजिए कि ये 5 मीटर है या उससे भी कम है, कुछ सेंटीमीटर उसने कहा है ना, कुछ सेंटीमीटर कहा है उसने। तो आप समझ सकते हैं कि 10 से 12 सेंटीमीटर, एक स्केल 15 सेंटीमीटर वाला जो स्केल होता है बस उतनी ही गहराई तक लाइफ सपोर्ट करता है। लाइफ सपोर्ट करने का मतलब ये हुआ, सिंपल समझिए कि अगर आप सीड, एक बीज को
इस 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच में रखते हैं, मान लीजिए यहाँ रखते हैं आप, यहाँ रखते हैं बीज को, ठीक है, तब तो वो बीज जर्मिनेट करके प्लांट में कन्वर्ट होगी एक दिन, ठीक है। लेकिन आपने मान लीजिए कि उसे यहाँ छोड़ दिया या यहाँ छोड़ दिया, तो वो सीड लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ आप लगाएंगे तो यहाँ तक जो है वाटर नहीं पहुंचेगा आसानी से और सनलाइट भी नहीं पहुंचेगी आसानी से, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ है ही नहीं, ठीक है, यहाँ लाइफ नहीं है। और अगर मान लीजिए आपने यहाँ छोड़ दिया तो उसे जो ऊपर ये जो बर्ड्स उड़ रहे हैं वो चिड़िया इसे खा जाएगी, तो यहाँ पे भी रखने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक एरिया डिसाइड करना होगा कि आपको प्लांट की सीड कहाँ डालनी है कि वो पेड़ बन जाए, ठीक है। तो वो होता है सिर्फ ऊपर का इतना एरिया, ठीक, 10 से 15 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं, ठीक है। आपको इस इतने पोर्शन में ही सीड को रखना है, सीड को बोना है, तभी वो जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट मतलब अंकुर हिंदी में कहते हैं अंकुरित होना, तो तभी वो जर्मिनेट करेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो बहुत ज्यादा मात्रा में हैं, वो करीब यहाँ पे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हैं, मान लीजिए यहाँ प्रेजेंट है वो न्यूट्रिएंट्स, वो मिनरल्स, वो सब कुछ, और जो डेड ऑर्गेनिज्म, डीकेइंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए पूरा है, ठीक। अब क्या होगा कि अब आपको ये भी देखना है, दो क्राइटेरिया है यहाँ पे, दो चीजें हैं, एक तो ये कि लाइफ यहाँ सपोर्ट करेगी और दूसरा ये कि आपको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं कि इसी को कहते हैं टर्निंग ऑफ सॉइल, कि अब आपने इस वाली मिट्टी को, जो यहाँ ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी को आपको यहाँ लाना होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं टर्निंग ऑफ सॉइल, और यही हमको आगे अभी पढ़ना है, ठीक है। तो आपने किसी भी जो है कि टूल्स जो आप बात कर लें, जैसे कि बहुत सारे टूल्स आते हैं, हल आता है, ठीक है, और फिर थोड़ा हल तो पहले होता था, फिर ज़माना और थोड़ा मॉडर्न होने की कोशिश किया तो उसने हल को एक इक्विपमेंट है उसका नाम है हो, इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है। और अब आज की तारीख में जो हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं कल्टीवेटर, ठीक है, जो ट्रैक्टर से आपने देखा होगा जो टर्निंग ऑफ सॉइल होती है, ठीक है। तो इससे यही होता है कि टर्निंग ऑफ सॉइल से यही फायदा होता है कि टर्निंग क्यों जरूरी है, जो पूछा था कि टर्निंग आखिर क्यों जरूरी है, तो उसका रीजन मेन जो है वो यही है कि आपको लाइफ सपोर्ट, जो आप जानते हैं कि लाइफ सिर्फ इतने कॉलम में सपोर्ट करती है, ठीक है, और मिनरल्स काफी नीचे है, तो क्या करना होगा, इस मिट्टी को यहाँ लाना होगा, ठीक है। आप इस मिट्टी को यहाँ लेते आएंगे तो क्या होगा कि जो है आपका दोनों चीज हो जाएगा, लाइफ यहाँ सपोर्ट करती है तो वो भी आपका क्राइटेरिया वैसे ही पूरा था, और दूसरा कि जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ नहीं था वो इस पोर्शन में वो अब हो जाएगा, क्योंकि आपने न्यूट्रिएंट्स वाली जो सॉइल जो काफी नीचे थी उसे ऊपर कर दिया, और जो पहले से ऊपर सॉइल थी वो नीचे चली जाएगी, ठीक है, यही है। और यही यहाँ पे लिखा है कि सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, हाँ, सो turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients। तो वही कह रहा है कि टर्निंग और लूजनिंग से क्या होता है कि जो सॉइल काफी नीचे है न्यूट्रिएंट्स वाली वो ऊपर आ जाती है, ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। Thus टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। अब देखिए, अब जो है वो प्रोसेस की प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग, ठीक है। अब ये डेफिनेशन वाली चीज है, बिल्कुल सिंपल। अब जब आपने कंसेप्ट को समझ लिया है तो फिर डेफिनेशन जो है याद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो ये टिलिंग है एक चीज, नाम आया टिलिंग एंड प्लोइंग, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ loosening and turning of soil को टिलिंग या प्लोइंग कहते हैं। इसे कैसे किया जाता है, तो इसे जो है काफी सारे जो मैंने भी आपको बताया, जैसे प्लो बताया है ना, प्लाउ, हल जिसको कहते हैं, फिर आप वो देख लीजिए,
अगर आप एनसीईआरटी लेके बैठे हैं तो आप अपना अगला पेज जब पलटेंगे तो सबसे ऊपर ही जो फिगर 1.1 है उसमें बना हुआ है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद कल्टीवेटर उसके नीचे जस्ट बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। प्लाउज आर मेड ऑफ वुड और आयरन, ठीक है। प्लाउ जो होता है, हल जो होता है, वो लकड़ी का और आयरन का बना होता है, ठीक है। अब ये सब सिंपल सी बातें हैं एकदम, कि जो आपने अगर हल देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा, ठीक है ना, कि जो उसका नीचे का जो ब्लेड होता है, जो ये वाला ब्लेड होता है, जो मिट्टी के अंदर जो है गड़ा होता है, वो कैसा होता है, वो इस तरह का ब्लेड होता है। और यहाँ पे कहीं ये एक स्टैंड होता है जिसके ऊपर किसान खड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा वुडन ब्लॉक होता है। इस वुडन ब्लॉक में क्या होता है कि इस वुडन ब्लॉक को जो बैल होता है, जो जानवर होता है, उसकी गर्दन पे रखते हैं। और एक बहुत बड़ा सा हैंडल, जो लकड़ी होती है, जो लकड़ी जो है किसके हाथ में होती है, जो लकड़ी जो है फार्मर के हाथ में होती है। फार्मर इस वाले जो ये हैंडल होता है, ठीक है, इसे फार्मर पकड़ता है और इस पे फार्मर चढ़ता है, खड़ा होता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये मिट्टी के अंदर होता है। और ये बैल जो है आगे बढ़ता जाता है तो ये मिट्टी को खोदता हुआ चलते जाता है, यही होता है हल, ठीक है। तो इसका ये वाला पार्ट जो होता है ये लोहे का बना होता है, और बाकी ये वुड होता है, ठीक है। ये वुड है, ये आयरन है, ठीक। आगे बात समझ में। अब लिखा है यहाँ पे, इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटर बिफोर प्लोइंग, ठीक है। मतलब अगर आपको हल चलाना है और सूखी बहुत मिट्टी है तो पहले आपको उसे गीला करना होगा, वरना क्या होगा, ये ब्लेड या तो डैमेज टूट जाएगा या फिर फार्मर भी घायल हो सकता है इसमें, ठीक है। तो आपको पहले वाटरिंग करनी होगी, पहले आपको पानी डालना होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुलायम हो जाए सॉइल, ठीक। The plowed field may have big clumps of soil called crumbs। अब एक यहाँ पे एक नया टर्म आया, ठीक है, एक नया टर्म आया, उसे कहते हैं क्या, क्रम। एक नया टर्म आया वो है क्रम। क्रम क्या है, क्रम मतलब कि एक बहुत आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो ढुबके जिसको कहते हैं, जो इतने बड़े बड़े मिट्टी के जो पार्ट, जो आप ढुबका कह सकते हैं जैसे, तो वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये फील्ड में, तो इसे हम क्रम्स कहते हैं, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे कि द बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल, ढुबके को हिंदी में और इंग्लिश में क्लम्प्स बोलते हैं, ठीक है। क्लम्प्स मतलब बिग बिग पार्ट्स ऑफ सॉइल, एक साथ जो इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे इतने बड़े बड़े मिट्टी के जो क्लम्प्स बन जाते हैं उन्हें हम क्रम्स कहते हैं। और इन क्रम्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, वो इसलिए क्योंकि एक प्रोसेस होता है इसी के बाद जस्ट, उसको कहते हैं लेवलिंग, ठीक है। मतलब आपने खुदा वो खेत जो है सॉइल लूज कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद आपको जो सॉइल ऊपर नीचे होगी, ऊपर नीचे होगी यहाँ पे, ठीक है, इस तरह, तो उसको एक लेवल मिलाना होगा, ठीक है, एक एक बराबर करना होगा। तो उस लेवलिंग में ये जो बड़े बड़े जो क्लम्स होते हैं ये काफ़ी दिक्कत देते हैं, तो इसलिए इनको छोटा छोटा इनको तोड़ना भी होता है, ठीक है, ताकि ये स्मॉल पीसेस में रहेंगे तो लेवल करने में आसानी होगी, ठीक। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल, इट्स नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, ठीक है। तो वही जो मैंने बताया कि उन्हें तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। लेवलिंग से क्या फ़ायदा होता है कि आपको एक जो मैं बता रहा था कि लाइफ सपोर्ट वाला जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था कि इस इतने एरिया में ही प्लांट जो है वो सर्वाइव कर पाएगा, सीड जो है वो सर्वाइव कर पाएगी। तो लेवलिंग से क्या होता है कि आपको एक स्केल, जो यहाँ पे जो आपको स्केल रहेगा वही यहाँ पर भी मिलेगा। वरना क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ की मिट्टी थोड़ी उठी हुई है, यहाँ की थोड़ी दबी हुई है, ठीक है, यहाँ की उससे ज़्यादा उठी हुई है, यहाँ के ऐसे बराबर चल रही है, तो इससे आपको जो है बीज डालने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि आप पता नहीं कर पाएंगे कि भाई कहाँ पे लाइफ सपोर्ट कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है। तो इससे फायदा है लेवलिंग से, ये भी एक फायदा है कि सब जब एक बराबर हो जाएगा तो फिर सबके लिए पैरामीटर भी एक हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, तो इसके बीच में आप यहाँ कहीं पे भी बीज रख सकते हैं, ठीक है। फिर है
लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। और लेवलिंग जो है वो लेवलर एक होता है, उसके थ्रू किया जाता है। आपने देखा होगा एक बहुत फ्लैट सा एक चीज होता है, प्लाई की तरह होता है, चौड़ी, ठीक है, इतना चौड़ा होता है, मान लीजिए इतना चौड़ा होता है, उसके ऊपर भी फार्मर खड़ा रहता है। और वही हल की तरह वो भी होता है। यहाँ पे एक होता है वुडन ब्लॉक, जो हल जो गर्दन पे उसके जानवर की गर्दन पे होता है, यहाँ पे लेवलर होता है। और ये हल जो है, ये बैल जो है आगे बढ़ता जाता है, और ये लेवलर जो है वो अपना काम करते जाता है, प्लेन प्लेन कर देता है एकदम से, ठीक है। तो ये हो गया। अब है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। नहीं, एक चीज और रह गई है यहाँ पे थोड़ा सा। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कई कई बार जो है कुछ किसान ऐसा भी कहते हैं कि जब आप टिलिंग कर रहे हैं, जब आप सॉइल को पलट रहे हैं, ठीक है, सॉइल जब पलट रहे हैं, जोत रहे हैं उस खेत को, तो क्या किया जाता है कि मैन्योर डाल दिया जाता है। मैन्योर और फर्टिलाइजर एक ही चीज है, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। बस मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है, और फर्टिलाइजर जो होता है वो केमिकल बेस्ड होता है, इंडस्ट्री में बनता है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है इंडस्ट्री में। और मैन्योर जो होता है वो नेचुरली जो न्यूट्रिएंट्स और नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नेचुरल जो आपको मिनरल्स होते हैं, वो मैन्योर से मिलते हैं, ठीक है। तो वही मैन्योर होता है। तो उस मैन्योर को डाल देते हैं, ताकि जब आप सॉइल को पलट रहे हैं, लूज कर रहे हैं, तो वो चीज जो मैन्योर आपने डाला है, जो आपने खाद डाली है प्लांट में, अरे सॉरी मिट्टी में, वो आसानी से मिट्टी में मिल सके, ठीक है। इसलिए वो लोग पहले मैन्योर डाल देते हैं, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, कुछ फार्मर। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। जो मैंने बताया, तो सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर सोइंग, मतलब बीज बोने से पहले सॉइल को मॉइस्चराइज किया जाता है, उसे नमी दे दी जाती है, ठीक है। जब तक पानी नहीं रहेगा तब तक सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। तब तक सीड जो है, जैसे आपने देखा होगा चना जो होता है, चना पानी में अगर भिगा दें, तो पानी में जब तक वो रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसे पानी से निकाल के एक गीले दुपट्टे से बांध के रख देंगे, तो उसमें से आप देखेंगे कुछ एक दिन बाद, उसके अगले ही दिन तुरंत जो है उसमें से सफेद सफेद जो है वो एक रूट की तरह निकल जाएगा एक चीज। तो उसी को कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड, रूट का बाहर आ जाना, ठीक। अब है यहाँ पे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में क्या कह रहा है, बिफोर सोइंग द सीड्स, मतलब बीज बोने से पहले, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। तो वही जो पहले जो चीज लिखी हुई थी कि सोइंग, बीज बोने से पहले जो बड़े बड़े जो ढोके की बात कर रहा था मैं, जो बड़े बड़े क्लम्स होते हैं उनको तोड़ना बहुत जरूरी है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर प्लाउ, हो एंड कल्टीवेटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले प्लाउ यूज होता था, ठीक है। प्लाउ के बाद हो आया, और अब कल्टीवेटर आ गया है, ठीक है। अब कल्टीवेटर आ गया है, जैसे जैसे जमाना बदलता गया वैसे वैसे इक्विपमेंट्स बदलते गए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको पढ़ना है वो है प्लाउ। This is being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil. इसके कितने सारे काम बता दिए इसने, कि ये सॉइल को पलटता भी था, तो टिलिंग भी लिखा हुआ है, एडिंग फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर भी इसी से डाला जाता था, है ना। और वीड्स जो होते हैं, वीड्स आप समझते हैं, वीड्स वीड्स कहते हैं अनडिजायर्ड या अनवांटेड प्लांट्स को, ठीक है। मतलब ये अपने से पैदा हो जाते हैं, अपने से निकल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटी छोटी जो घास निकल जाती है, छोटी छोटी, है ना, जो आपने बीज बोई उसी के बगल में घास निकल गई है, जो वो होती है वीड्स, वो अपने से निकल जाती है, उन्हें कोई होता नहीं है, और ना ही वो हमें चाहिए, ठीक है। तो उनको भी हमें हटाना होगा फील्ड से, ठीक है। तो उसे हटाने का काम भी हल करता है, ठीक है। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि ये लकड़ी का बना होता है हल, और इसे चलाने के लिए बुल, है ना, ऑक्स भी यूज करते हैं, बुल भी यूज करते हैं, और कहीं कहीं घोड़े और ऊंट भी यूज करते हैं। जहाँ पे जैसे राजस्थान, जो इन सब जगह पे जहाँ ऊंट होते हैं,
वहाँ पे जो खेती की जाती है उनके लिए ऊँट का सहारा लिया जाता है खेत जोतने के लिए। ठीक, इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउशेयर। ठीक है, वो जो मैंने आपको अभी बना के दिखाया था, तो उसमें जो नीचे वाला जो हिस्सा था, जो ये आयरन वाला हिस्सा था, उसको कहते हैं प्लाउशेयर। ठीक, और रुकिए मैं अच्छे से बना लेता हूँ। अच्छे से बना लेता हूँ। देखिए, ये वो स्टैंड है जिसके ऊपर फार्मर जो है चढ़ेगा, और ये वो शाफ्ट है जो उसके अंदर है, और यहाँ से हैंडल है ये वुडन वाला, और ये है वो ब्लॉक जिसके नीचे किसी जानवर की गर्दन होती है, वो कोई भी जानवर हो सकता है। ठीक है, मैं एग्जैक्टली नहीं बना रहा हूँ, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इट कंटेन फ्लावर शेयर, मैंने बता दी जैसा ये होता है, ये वाला पार्ट जो होता है इसको कहते हैं फ्लावर शेयर। ठीक, और उसके बाद है द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लाउ शाफ्ट। ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसे हम प्लाउ शाफ्ट कहते हैं, और ये लकड़ी का बना होता है, ये लकड़ी का बना होता है। ठीक, देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, तो इस शाफ्ट के एक एंड पे यहाँ पे हैंडल होता है, यहाँ कहीं हैंडल होता है जो फार्मर के हाथ में होता है, और दूसरे साइड जो होता है, दूसरे साइड ये ब्लॉक होता है जिससे कि जिससे किसी जानवर की गर्दन को बांधा जाता है। ठीक है, और other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One pair of bulls and a man can easily operate the plow. एक पेयर मतलब दो जानवर और एक आदमी इसे आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, The indigenous wood plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays. और अब ये कह रहा है कि जो ये हम पहले यूज करते थे, इसकी जगह अब कौन ले रहा है, इसकी जगह आयरन प्लाव ले रहा है। उसी आयरन प्लाव को हो कहते हैं। ठीक है, इसे हम हो कहते हैं। तो अब उसको भी देख लेते हैं। हो गया है, इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इसका भी वही सेम काम है, मैन्योर डालना, वीड्स हटाना, सॉइल को लूज करना, पलटना, जो कि एक हल का हुआ करता है, क्योंकि चीज सेम है। बस जो है अब हल जो लकड़ी का जो ये वाला पार्ट जो लकड़ी का हुआ करता था हल में, ये वाला पार्ट भी लोहे का हो जाएगा, और ये थोड़ा सा इसके मुकाबले ये थोड़ा छोटा भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, वहां पे सिर्फ वुड का ही था। हल वाले केस में क्या था कि जो शाफ्ट था वो सिर्फ वुड का था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप वुड भी यूज कर सकते हैं और आयरन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वुड एंड आयरन नहीं लिखा है, वुड और आयरन लिखा है, मतलब आयरन भी आप यूज कर सकते हैं। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट of iron is fixed to one of its end, जिसके एक एंड पे देखिए है ना काफी छोटा सा, अगर आप देख पा रहे हैं तो फिगर 1.1। आप एनसीईआरटी किताब लेके बैठा करिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, वरना मुझे भी क्या, मैं भी बंद करके आपको पढ़ा सकता हूँ ऐसे ही। ठीक है, लेकिन मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी लाइन बाय लाइन देखिए, तभी मजा आएगा। ठीक, तो इसके क्या है कि एक एंड पे एक बहुत प्लेट टाइप का एक लोहे की बहुत ब्रॉड स्ट्रिप होती है। ठीक है, जैसे हल में तो सिर्फ इतना एरिया एक बार में कवर होता है ना, क्योंकि ये पॉइंटेड होता है, और मान लीजिए कि सिर्फ ये इतना एरिया जो है यही एक बार में वो लूज हो पाएगा। लेकिन जो शाफ्ट बनाया गया, जो जो ये हो में किया गया, वो क्या किया गया, वहां पे इतनी बड़ी ब्लेड यूज की गई। ठीक है, ये ब्लेड लगी होती है किसमें, एक वुडन, आप कह सकते हैं वुडन स्ट्रक्चर होता है, या फिर लोहे का स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, इसी में लगी होती है ये काफी आगे तक निकला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना एरिया एक बार में कवर होगा, यहाँ पे
जोतते वक्त जो फील्ड है वो एक बार में इतना एरिया कवर करेगा, ये पार्ट, और यहाँ पे सिर्फ इतना था, सिर्फ इतना एरिया कवर हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ तक ये इतना एरिया कवर हो रहा था बस, ये वाला, और यहाँ पे बहुत ज्यादा एरिया एक बार में खुद आएगा, एक बार में लूज होगा, ठीक है। तो इसीलिए हो का इस्तेमाल किया जाने लगा। हो से क्या होता था, इससे टाइम बचता था। पहले जिस खेत को जोतने में 2 घंटे लगते थे, उसी खेत को जोतने में 1.5 घंटे लगने लगे, ठीक है। तो इससे टाइम की बचत हुई, एनर्जी की भी सेविंग हुई, है ना। इसे ऑपरेट करना भी आसान था। अगर आप इसे लकड़ी का रखते हैं तब तो और भी आसान है, क्योंकि लोहा भारी होता है। अगर लोहा रखेंगे तो थोड़ा सा आपको मेहनत लग सकती है, लेकिन अगर लकड़ी है तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल, ये भी एनिमल के द्वारा ही इसे खींचा जाता था, मतलब इसको चलाने के लिए भी एक एनिमल की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद कल्टीवेटर आया, ठीक है। हो देख लिया हमने। अब हो के बाद क्या आया, हो के बाद जो तीसरी जो मॉडर्न चीज है वो है कल्टीवेटर, ठीक, वो है कल्टीवेटर। तो अब क्या हुआ, नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। मतलब अब जो है हम कल्टीवेटर यूज करते हैं। कल्टीवेटर में क्या है आसानी, सब कुछ काम वो भी वही करता है जो पहले हल और वो किया करते थे, लेकिन बस फर्क ये है कि अब हम जानवर का सहारा नहीं ले रहे हैं, अब हम मशीन का सहारा ले रहे हैं। मशीन का सहारा लेने से फायदा ये होता है कि आपका टाइम बचता है, क्योंकि पहले जिस किसान को जो है वो हल के एक एंड पे खड़े होके बैल को भी संभालना होता था, है ना, इधर उधर ना भागे तो उसे भी संभालना होता था। प्लस वो अपने पैर से जो ब्लेड होता था उसे बहुत तेजी से बहुत दबाता था वो, इसलिए ताकि वो ब्लेड जो है, कोई अगर मान लीजिए कि गलती से अगर कोई पत्थर उत्थर वहां पे है तो उसकी वजह से वो ब्लेड ऊपर ना आ जाए, ठीक है। तो वो ऊपर आ जाएगा तो वहां की सॉइल लूज नहीं हो पाएगी। तो एक बीज जो वहां पे डालेगा, क्योंकि वो तो समझ रहा है कि पूरा खेत जोता गया, तो कहीं कहीं अगर जो ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे सॉइल लूज नहीं हो सकी होगी, तो वहां पे बीज डालने से वो बीज बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो उससे घाटा होगा। तो इससे किसान को भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, ठीक है, और टाइम भी लगता था। तो उन दोनों को खत्म करने के लिए कल्टीवेटर का यूज किया जाने लगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखा होंगे कि एक ट्रैक्टर पे किसान बहुत आसानी से बैठता है, और चूंकि वो ट्रैक्टर खुद ही इतना भारी होता है, प्लस उसके पीछे जो कल्टीवेटर लगा होता है वो खुद ही इतना भारी होता है कि अगर थोड़ा मोड़ा जो छोटा मोटा पत्थर आता भी होगा तो वो उसे तोड़ देता होगा और निकाल देता होगा, ठीक है। तो इससे टाइम भी बचा और मेहनत भी कम लगी, ठीक। और ये हो गया हमारा आज का ये वाला टॉपिक कंप्लीट। अब है टॉपिक अगला, जो दूसरा स्टेप है, आपने सॉइल प्रिपेयर कर लिया, और अब दूसरा टॉपिक है वो है सोइंग, ठीक है। सोइंग है जो है टॉपिक 1.4, इसे हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय, शुक्रिया।